क्या इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पता था कि दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट आतंकी प्लान कर रहे हैं? जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां लगातार कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक, दिल्ली एनसीआर तक क्रैकडाउन कर रही थी। 2900 किलो 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। क्या ये सब प्री प्लान्ड था? जो कल घटना हुई दिल्ली में लाल किला के सामने जो ब्लास्ट हुआ, सब प्री प्लान्ड था? हमारे साथ विनय सुल्तान, जो लगातार सुरक्षा एजेंसियां कवर करते रहते हैं, ये पूरा महकमा लगातार देखते रहते हैं, इस तरह की घटनाओं पर नज़र रखते हैं। विनय, सबसे पहले तो बात ये कि सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, कोई मामूली बात नहीं है। कल तक ये क्लियर नहीं था कि गाड़ी में आई-20 में कोई था नहीं था, पर अब ये क्लियर हो रहा है धीमे धीमे। डॉक्टर उमर, जो इस घटना का एक तरीके से इस घटना का मास्टरमाइंड तो उसको मान सकते हैं, वो गाड़ी में मौजूद था। तो सुसाइड बॉम्बिंग होना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये कितना सीरियस विषय है? दरअसल देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पिछले पिछले जो 1 महीने से जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें 2 किस्म की जो आतंकवादी संगठन है, वो इस देश में सक्रिय हैं। पहला संगठन है, वो है जैश-ए-मोहम्मद, जो कि एक देवबंदी संगठन है, और दूसरा संगठन है आईएसकेपी या आईएसआईएस, जो कि अहले हदीस वहाबी संगठन है ना? तो 2 संगठन जो हैं, उनके अलग-अलग मॉड्यूल्स जो है पिछले दौर में सुरक्षा एजेंसियों ने और खुफिया एजेंसियों ने बस्ट किए हैं। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो सुसाइड बॉम्बिंग की आप बात कर रहे हैं, जेईएम जो है, जो जैश-ए-मोहम्मद जो है, वो अपने सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। और फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है, वो लगातार जो है उसके जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन होने के पर्याप्त सबूत हमारे पास में मिलते हैं। क्योंकि ये पूरी कहानी जहाँ से खुलती है सौरभ, वो बड़ी दिलचस्प कहानी एक पोस्टर से खुलती है। अच्छा। हाँ, पोस्टर जो है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट में एक पोस्टर लगता है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर है। और जैश-ए-मोहम्मद जो है, अब जो कश्मीर में अभी तक काम कर रहे हैं सक्रिय जो भी आतंकवादी संगठन है, उसमें सबसे ज़्यादा डेडली संगठन जो कोई माना जाता है, वो जैश-ए-मोहम्मद माना जाता है। और जैश-ए-मोहम्मद का एक और ऑफशूट है, जिसको हम लोग जो कश्मीर टाइगर्स के नाम से कभी इसके नाम से वो जो है वहाँ पे सक्रिय रहता है। तो जैश-ए-मोहम्मद के ही पोस्टर समर्थन में लगे, तो वहाँ पे जब उस पोस्टर के बारे में जब जांच करनी शुरू की पुलिस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तो सबसे पहले उनको उनको एक बात पता लगी कि एक कोई दिल्ली से डॉक्टर आता है, जो कि ये पोस्टर लगवाता है लड़कों को पैसे देके और किसी तरीके से। तो उस डॉक्टर की जब खोज होनी शुरू हुई, तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो सबसे पहले पहुंची सहारनपुर। अच्छा। सहारनपुर में पहले उन्होंने आदिल अहमद राठर नाम के एक जो है मेडिकल प्रोफेशनल, जो एक डॉक्टर था, उसको उठाया। और उसको उठाने के बाद में उसका इंट्रोगेशन जब हुआ, तो उसने उसकी निशानदेही पे जब राठर यहाँ पे आया था सहारनपुर में काम करने से पहले, उससे पहले वो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई थी। तो वहाँ पे उसने जो है अपनी उसने निशानदेही की, तो उसका जो लॉकर था, जो कि 1 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसमें से एक AK-56 राइफ़ल जो है वहाँ से बरामद की गई। और उसके अलावा कुछ पिस्टल, कुछ लाइव एम्युनिशन जो है उसके पास से बरामद हुए। फिर राठर ने ही, जब पुलिस पूछताछ जब हुई आदिल अहमद राठर की, तो उसने दूसरा नाम दिया, वो नाम था मुज़म्मिल शकील का। वो भी एक मेडिकल प्रोफेशनल था, कि जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद की, वहाँ पे बतौर डॉक्टर वहाँ पे कार्यरत था। तो जब पुलिस ने लोकेट किया और फरीदाबाद से उसको गिरफ़्तार किया, 30 अक्टूबर को उसको गिरफ़्तार किया, मतलब इंट्रोगेशन के लिए उठाया। 6 अक्टूबर को उसकी गिरफ़्तारी दिखाई गई। तो मुजम्मिल के पास में जो है, ये पुलवामा का रहने वाला है। और मुजम्मिल की निशानदेही पे पहले 350 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट, फिर जो है 2500 ढाई टन के तकरीबन जो है अमोनियम नाइट्रेट, कुल मिला के लगभग 3 टन जो है अमोनियम नाइट्रेट और उसके, 350 किलो आरडीएक्स। और 350 किलो आरडीएक्स जो है वो आदिल अहमद राठर ने कश्मीर में निशानदेही करके वहाँ पे इसको जब्त किया गया। इसके अलावा जो है एक बेरेटा पिस्टल थी, एक चाइनीज़ जो स्टार मार्क जो पिस्टल आती है, वो लाइव एम्युनिशन और तमाम सारी चीज़ें जो है। और ये मुजम्मिल जो है, उसने एक निशानदेही की। डॉक्टर मुजम्मिल कहाँ पकड़ा गया? ये फरीदाबाद में फरीदाबाद में पकड़ा पकड़ा गया। गया। इसकी एक साथी थी, महिला साथी, जिसका नाम डॉक्टर शाइस्ता था। वो लखनऊ की रहने वाली थी। उसकी गाड़ी से जो है एक AK-47। हाँ, राइफ़ल जो है वहाँ से निकली। और ये पूरा का पूरा जब मामला बस्ट हुआ, तो इसमें जो है उमर नबी, जिसने इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया, ये मुजम्मिल के साथ में जुड़ा हुआ था। तो मुजम्मिल की गिरफ़्तारी के बाद में ये पैनिक में आ गया, और ये जो है, उसने ये घटना अंजाम दी।
ऐसा हमारा विश्लेषण तक जो का है। जो इंटेल हाँ, जब विश्लेषण जो है वो ये कहता है। बिल्कुल और लेकिन ये आपने कल ही बता दिया था हाँ, कि ये मैंने सबसे पहले बता दिया हाँ, था कल बताया ये था। थ्योरी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपने बताया उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म्स में देखा कि इस तरह की थ्योरी चलना शुरू हुई है। हाँ, मतलब हम लोग जब विश्लेषण करते हैं तो मतलब कई सारी चीज़ें जो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, हम बार-बार बता रहे थे कि क्योंकि ये अनप्लान्ड किस्म का जो है टेररिस्ट अटैक जो है क्यों लगता है ना? और क्यों उसके जो तार हैं वो फरीदाबाद से किस तरीके से जुड़ते हैं। बिल्कुल भी ना, एक एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि भाई आप सुरक्षा एजेंसियों को लगातार आप बता रहे थे कि इस तरह की घटना की आशंका थी, उन तक कुछ ना कुछ इंटेल इस तरीके का आ रहा था, तो इंटेल क्या आ रहा था, कब से ये कार्रवाई शुरू हुई? जैसे आपने बताया कि कार्रवाई शुरू हो गई थी सहारनपुर, और वो पोस्टर से लिंक इसका किया जा रहा है वहाँ से। जी, दिल्ली या किसी बड़े शहर में या जो भारत कश्मीर के अलावा जो हाँ, मतलब जो मेनलैंड हार्टलैंड जो इंडिया है ना? जो हिंटरलैंड है, उसमें जो है हमला होने वाला है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है, इस तरीके का इंटेलिजेंस जो है, पिछले 15-18 महीने से लगातार आ रहा था। सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूँ कि दिल्ली के अंदर हमारे हमको जो इंटेलिजेंस सर्कल में ये बताया गया कि दिल्ली में एक बहुत मतलब नेशनल जांच एजेंसी कोई है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके ऑफिस की भी रेकी हुई, दिल्ली के तमाम इलाकों की रेकी हुई, वो लोग पकड़े गए। फिर उसके बाद लगातार ये प्रयास जो है चलते रहे, है ना? और अभी जो मुज़म्मिल ने अपने एक वालिया बयान में बताया कि हम लोगों ने आज़ादपुर मंडी की भी रेकी की थी और दिल्ली के तमाम इलाकों की रेकी की थी, करोल बाग की भी रेकी की थी, इस तरीके के धमाकों के लिए। उसके बाद में आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 15 अगस्त के आसपास जो है एक एक ये बड़ा मतलब खबरें हमको लगातार देखने को मिली कि वहाँ पे अब जो है 15 अगस्त के आसपास जो है कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती है। उसकी एक वजह ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही वहाँ पे जो टेरर नेटवर्क है, जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क भी है, उसमें एक अगस्त में एक कंप्लीट जो है रेडियो साइलेंस हो गया था। मतलब कोई कोई कम्युनिकेशन लीक नहीं हो रहा था, कहीं कुछ बात नहीं हो रही थी। इसको हम प्राइमरीली इस चीज़ का सिग्नेचर साइन मानते हैं, इस चीज़ का जो है वो मानते हैं कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। जब रेडियो साइलेंस हो जाए आतंकी तंजीमों के अंदर, तो इसको बड़ी घटना के पहले का जो है लक्षणों के तौर पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। हालांकि उसके बाद में वो 15 अगस्त को कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन आप ये समझिए कि लगातार जो है पिछले 1 महीने में जो क्रैकडाउन हुए हैं और जो क्रैकडाउन में जो सुरक्षा एजेंसियों ने, जो खुफिया एजेंसियों ने जिन लोगों को जो मॉड्यूल बस्ट किए हैं, मैं आपको थोड़ा-सा उनकी डिटेल देता हूँ तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि दरअसल किस किस्म की प्लानिंग हो रही थी। जैसे गांधीनगर में एक जो है पूरा का पूरा मॉड्यूल बस्ट किया गया कि जिसके तार जो हैं सीधे-सीधे आईएसकेपी के साथ में जुड़े हुए थे। उसमें अहमद मोइनुद्दीन सही आईएसकेपी क्या? इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, बेसिकली आईएसआईएस का ही जो है दक्षिण एशिया का जो वर्जन है उसको आईएसकेपी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये लोग जो हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से काम करते हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है और आईएसआई जो है वो आईएसकेपी को एक प्रॉक्सी तंजीम के तौर पे इस्तेमाल करती है तालिबान के ख़िलाफ़। तो वहाँ पे सारा झगड़ा जो है वो इसी बात का है कि तालिबान, ये लोग कहते हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफ़गानिस्तान जो है उसको प्रॉक्सी की तरह लड़वाता है और पाकिस्तान पे हमले करवाता है, और अफ़गानिस्तान का ये कहना है कि आप आईएसकेपी को प्रॉक्सी की तरह लड़वाते हैं और हमारे ऊपर हमले करवाते हैं। तो आईएसकेपी बुनियादी तौर पे पारा-चिनार से लेके और आपके बलूचिस्तान में क्वेटा वेटा तक जो है कई जगहों पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं और उनको आईएसआई की डायरेक्ट मदद मिलती है। और आईएसआई के लोग जैसे जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तोयबा के लोगों को ट्रेन करते हैं उसी तरीके से इनको ट्रेन करते हैं। एक तरीके से ये आईएसआई का प्रॉक्सी आप संगठन मान लीजिए, जैसे लश्कर या जैश है। तो आईएसकेपी या आईएसआईएस के साथ में इनका जुड़ाव था। ये अहमद मोइनुद्दीन सैयद हैं, ये गुजरात एटीएस ने इनको गांधीनगर के अंदलाज से गिरफ्तार किया था, ठीक है? और ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनके साथ में 2 और लोगों को, शेख सुलेमान और मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया गया था, जो कि यूपी के रहने वाले थे और हैदराबाद में एक शवरमा जो खाने का होता है उसकी दुकान पे काम करते थे। इनको बनासकांठा से उठाया गया था और ये लोग राजस्थान से हथियार लेके और इनको मोइनुद्दीन शेख को जो है, ये सैयद को ये हथियार देने के लिए गुजरात जा रहे थे। तो सबसे पहले इनको गिरफ़्तार किया गया, फिर इनको मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ़्तार किया। ये अहमद मोइनुद्दीन सैयद जो है ये खुद भी डॉक्टर था, चाइना से उसने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और ये गांधीनगर में काम कर रहा था। इस पूरे के पूरे मामले में सबसे ख़तरनाक बात क्या थी कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है जो है उसमें ये सामने आया कि ये शख्स जो है
अहमद मोइनुद्दीन सैयद जो है, ये अरंडी के बीज से रेजिन बनाने की कोशिश कर रहा था। रेजिन का मतलब होता है एक तरीके का साइनाइड, अच्छा। जो कि रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। कई फलों में नेचुरली पाया जाता है, सेब के बीज में या आप ये समझिए अरंडी के बीज में। उसको अगर आप इस्तेमाल कैसे होना था? उसका इस्तेमाल ये जो है, इसको हम लोग जो है साइनाइड के जो रेजिन को जो हम लोग ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन है। इसको खाने की चीज़ों में, क्योंकि रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, इसको आप पानी में मिला दीजिए। आप इसको और ऐसा ऐसा एक प्रयास अलकायदा ने जो है न्यूयॉर्क में पानी की सप्लाई के साथ में करने की कोशिश भी की थी। वो हालांकि उसको जो है CIA ने उसको बस्ट कर दिया था और उसके बाद में वो आतंकी वारदात जो है बड़ी बच गई थी होने से, है ना। तो ये इस किस्म का जो है गांधीनगर का जो ISIS का मॉड्यूल था। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस ने अभी जो है 8 नवंबर को एक अलकायदा के लिए जो एक इंजीनियर था, वो अलकायदा के लोगों को, नौजवानों को जो है उनकी जहन साजी कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। जुबैर हंगरकर नाम के 33 साल एक टेक्नोक्रेट को गिरफ्तार किया है, जो कि सोलापुर का रहने वाला है। बुनियादी तौर पे वो ऑनलाइन जो है लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान में एक अपने हैंडलर से संपर्क में था। और ये जो जो आपको मैं ये बता रहा था, गांधीनगर वाला जो मॉड्यूल है, इसमें ये ISKP का जो हैंडलर था, इसका नाम अबू खदीजा था, जो कि खुद को अफ़गान नेशनल बताता था। लेकिन जो जांच एजेंसियों ने पाया, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से ही वो ऑपरेट कर रहा था और वो इससे अहमद मोइनुद्दीन सैयद से लगातार संपर्क में था, है ना। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी एक ISIS के मॉड्यूल को बस्ट किया था 24 अक्टूबर को। दरअसल दिवाली के समय किया था। मोहम्मद अदनान 19 साल एक शख्स था, जो कि लड़का था, जो कि यहीं दिल्ली का रहने वाला था। उसके अलावा अदनान खान नाम का एक 20 साल का लड़का था, जो कि भोपाल का रहने वाला था। और इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी। इन लोगों ने भी तमाम जो दिल्ली के बाज़ारों में रेकी की थी और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये IED जो है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, उसके ज़रिए जो है धमाके करके दिवाली के मौके पे और एक केओस खड़ा कर सकें और आतंकी वारदात को अंजाम दे सकें। इनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मतलब आप जो बता रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि इस देश में कई जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बस्ट किया। हाँ। मगर सवाल मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, इस देश के लोग हैं, उनके मन में ये भी होगा कि जब इंटेल था, उसके बावजूद ये घटना क्यों हो गई? तमाम जगह रोकने का प्रयास हुआ, पर ये घटना क्यों हुई? इसको लेकर सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, सुरक्षा एजेंसियों से सवाल उठेगा, पूछा जाएगा उनसे। हाँ, सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के साथ में, ख़ासतौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके साथ में एक सबसे बड़ा बड़ा श्राप उनको जो ये है कि उनको उनकी कामयाबी के बारे में जनता को पता नहीं होता है कि उन्होंने कितनी जगहें पे रोकी। कई चीज़ें जो हैं खबरों में आ जाती हैं, अखबारों में जो है जर्नलिस्ट छाप देते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें 80 से 90% ऐसे जो मॉड्यूल जब बस्ट होते हैं, ऐसी घटनाओं को जो रोका जाता है, वो अखबार तक में नहीं आती। वो हमारे चैटर्स में या आपसी चैटर्स में बातचीत में होके वो रह जाती हैं, क्योंकि खबर की नहीं जा सकती कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में। तो उस स्थिति में जो है लोगों को पता भी नहीं होता है। होता ये है कि इंटेलिजेंस की गेम में आप 99.99% सही हैं और 0.1% अगर आप गलत हैं ना, तो वो 1% जो है आपको बहुत भारी पड़ता है। ये फीसदी नतीजा है कल जो दिल्ली में ब्लास्ट। हाँ, आप ये समझिए कि, और ये तो मतलब जो पूरा मॉड्यूल बस, अगर वो मॉड्यूल अगर नहीं पकड़ा जाता और जिस जिस किस्म का विस्फोटक, जिस तादाद में विस्फोटक उनके पास में था, अगर वो इस्तेमाल होता तो 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 350 किलो RDX, बड़ा विस्फोटक। हाँ, वो आप ये समझिए वो किस किस्म की तबाही होती, है ना। हालांकि जो है मैं ये भी कहता हूँ कि ये चीज़ जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को या जांच एजेंसियों को या पुलिस जो हमारे तंत्र है, उसको बरी नहीं कर देता है। कायदे से एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, जैसे है आप ना। याद करो, इस देश में आतंकी घटनाएं होती रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इस बात का दावा करती रही है, क्रेडिट लेती रही है कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो या तो सुरक्षा बलों या उनके जो दफ्तर हैं उन पर घटनाएं हुई हैं या कश्मीर केंद्रित घटनाएं हुई हैं। बाहर जो मेन लैंड है, दिल्ली है, मुंबई है, आसपास इस तरह की घटनाएं पिछले 10-11 सालों में नहीं देखी गई और इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी सरकार लगातार लेती भी रही। मगर अब ये जो घटना हो गई है, इसमें तो सवाल खड़े कर दिए हैं। कल आप याद करो, जब घटना हुई तो हम लोग शुरुआती जो जानकारी आ रही थी उससे यही लगा कि कुछ सिलेंडर फट गया है। इसको इस तरीके से कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था शुरुआत में, मगर धीमे धीमे जब इनपुट्स आए, आपने बताना शुरू किया, तब लगा नहीं कुछ मसला गंभीर है। तो अब इस घटना को, ये जो रिकॉर्ड चला आ रहा था नरेंद्र मोदी सरकार का, वो एक धब्बे की तरह हो गया, वो भी टूट गया। जब सरकारें, सौरभ, अगर कोई भी सरकार हो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग पत्रकार हैं वैसे भी,
तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकार कौन सी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सरकार किसी चीज़ का क्रेडिट ले रही है तो उसको उसी तर्ज पे आलोचनाएं भी स्वीकार करनी चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आप इसको कह सकते हैं कि है, और बाकायदे से वो अनडिनाइबल है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि जो घटना हुई है, और बिल्कुल आपकी राजधानी के और राजधानी के भी दिल में, जैसे चांदनी चौक के देश की राजधानी और राजधानी के दिल में घटना हुई है और बहुत दहलाने वाली है। जैसे आप तमाम इनपुट्स बता रहे हैं, इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के बारे में हमने बात कर ली। अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है? फिलहाल कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं है, और आप मतलब पाकिस्तान कनेक्शन ऑब्वियसली होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जो है उसका अभी तक मौजूद नहीं है। जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, पाकिस्तान का कोई कनेक्शन होगा तो ज़रूर सामने आएगा, है ना। और ऐसा नहीं है, हम लोग साधारण तौर पर जानते हैं इतिहास में कोई भी आतंकवादी घटना जो भारत में हुई है उसका कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से कनेक्शन रहा है ना। लेकिन मैं जो दो चीज़ें जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे पैटर्न में, कि पहली चीज़ तो ये फ़िदाइन अटैक है जो कि बहुत लंबे समय बाद में हमको देखने को मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये फ़िदाइन अटैक जो है वो अंजाम दिया जा रहा है, वो ऐसे युवाओं की तरह के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है जो कि खुद पढ़े लिखे हैं, वाइट बेहद कॉलर। पढ़े लिखे हैं, आप और समझिए डॉक्टर्स हैं, लंबी पढ़ाई होती है, मेहनत की पढ़ाई होती है और उसके बाद ये घटना हो जा रही है। और तीसरी चीज़ इसके अलावा जो है, जो जो कश्मीर में जो टेरर आउटफिट जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल आउटफिट हैं जो टेरर के, जैसे अलकायदा है, आईएसआईएस है, उनका पेनिट्रेशन भी हम लगातार देख रहे हैं। आईएसआईएस या आईएसकेपी जो है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है, उससे उससे आपको याद है जब जब सीरिया वीरिया में जब ये सारा का सारा टेरर नेटवर्क चल रहा था, उस समय इसका आईएसआईएल नाम होता था, है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवनांत, है ना। तो वो इराक में और सीरिया में जिस जिस समय सक्रिय था आईएसआईएस, उस समय यहाँ पे केरल से काफ़ी लोग जो हैं गुमराह होके, ब्रेन वॉश होके वहाँ पे अफ़गानिस्तान में और केरला में युद्ध करने चले गए थे आईएसआईएस के पक्ष में, क्योंकि वो लोग जो है, उनकी फ़िलॉसफी जो है, उनकी आइडियोलॉजी जो है, वो ये इस्लामिक खिलाफत बनाने का दावा करती है, जिसमें बहुत लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है। तो वैसी स्थिति में अब वापस से उसके बाद में वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़े मेहनत से जो है उसको डिसमेंटल किया था, उसको तोड़ा था, लेकिन वापस से हम लगातार ये देख रहे हैं कि आईएसकेपी जो है उसका पेनिट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वो रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, वो जहनशाजी भी कर रहे हैं, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आने वाले समय के लिए भी बहुत अच्छे संकेत नहीं देती हैं। बिल्कुल, जैसा विनय सुल्तान कह रहे थे कि इस देश की सुरक्षा एजेंसियाँ तमाम ऐसे काम कर रही हैं, बल्कि 99% तक जो घटनाएँ होती हैं उनको रोक लेती हैं। मगर 1% भी अगर चूक हो जाए तो दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, उस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े होने भी चाहिए। आप देखिए, ये वो रोड है जो दिल्ली की रेड फोर्ट के सामने की सबसे मेन रोड है और ये ठसाठस भरी रहती है। आप किसी भी दिन आइए विनय, ये यहाँ पर लैंडमार्क है। चलना मतलब मुश्किल होता है और आज सन्नाटा देखिए किस तरीके से पसरा है। हम अगर कभी चांदनी चौक आएँ और बिछड़ जाएँ तो हम यही कहते हैं ना कि जैन मंदिर के सामने जो लाल बत्ती है, वहाँ आ जाओ। उस लाल बत्ती पे, और इधर आप देखेंगे तो दाईं साइड जो है रेड फोर्ट है, इधर बाईं साइड जो है चांदनी चौक है ना। पुराना दिल्ली जब ये बसाया गया था तो ये सबसे प्रीमियम रोड हुआ करती थी। तो वो स्थिति है यहाँ पर। इस साइड में अगर जो जिधर मोहित दिखा रहे हैं, इस साइड में जामा मस्जिद है, तो ये दिल्ली का ही दिल है और यहाँ पे इस किस्म की घटना हुई है ना। तो ये चिंता की बात हमारे लिए है अभी, और आने वाला समय जो है उसमें चैलेंजेस मेरे को लगता है सौरभ और बढ़ेंगे। इस तरह के चैलेंज चैलेंजेस जिस तरीके से मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि आईएसआईएस या मतलब अलकायदा का जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उस स्थिति में जो है आने वाले समय में आपको इस तरीके के अटैक जो है उनकी संभावना और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान में हैं। वहाँ से उनका बयान आया है कि जो भी इस हमले में दोषी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो भी इसके पीछे लोग हैं, उनके जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठकें कर रहे हैं तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी कल बैठक है, 5:30 बजे बुलाई गई है। वो ऐसी स्थितियों में बुलाई जाती है जब जब सिक्योरिटी को लेके जो है बड़े कंसर्न जो है देश में खड़े हो जाएं। उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। उसके पहले जो है कैबिनेट मीटिंग बुलाने के भी जो है इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाने के उसके भी हमको इनपुट्स मिल रहे हैं। और जो है ये इस चीज़ को सरकार गंभीरता से ले रही है और लेना भी चाहिए, है ना। सरकार का
का यही काम है। और सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे अलर्ट पर हैं, देश भर में अलर्ट हैं, उनको अलर्ट पर होना भी चाहिए। उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो अलर्ट पर रहें ताकि नागरिकों को किसी भी तरीके से जान माल की हानि ना हो। तो ये अपडेट अभी तक हैं इस पूरे घटना में। जो अपडेट अभी तक हैं वो विनय सुल्तान के ज़रिए अब तक हमने पहुंचाए। कल रात में हमारे साथी अभिनव और विनय यहाँ पर तैनात थे। दिन में मैं और विनय सुल्तान यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी अपडेट रात से लेकर अब तक के हैं वो अब तक हमने पहुँचा दिए। हमारी आपसे अपील है कि इस देश में जो माहौल है सामाजिक ताना बाना है उसको बनाए रखें। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये बिगड़े, उनकी जो साजिशें हैं उनको हमारा आपका जिम्मेदारी है कि इसको नाकाम करना है। बाकी देश की सरकार इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करे कि ये घटना जो 0.1% लैप्स की बात भी सुल्तान कर रहे थे वो क्यों हुई। जब आप क्रेडिट लेते हैं कि घटना इस तरीके की नहीं हो रही थी, जब अब घटना हुई है तो फिर आपको उसको ओन भी करना पड़ेगा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि आगे फिर से ऐसी कोई घटना कम से कम मेनलैंड में ना हो। बाकी जो अपडेट आगे आएगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप न्यूज़ पेज देखते रहिए। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और कैमरे के साथ में पीछे मेरे साथ मोहित है, मेरे साथी विनय सुल्तान। शुक्रिया।